नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आपने पिछले दशक में लगातार ये सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अलग-अलग फील्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। धीरे-धीरे ये क्रांतिकारी परिवर्तन परिलक्षित भी हो रहे हैं। जैसे हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिसर्च एआई के माध्यम से हमारे सामने आई है। वो कैंसर कोशिकाओं की भाषा को समझने का प्रयास कर रही है। और कैंसर कोशिकाओं की भाषा को न केवल उसने समझा है, बल्कि जब उसका लैब में प्रयोग किया गया, तो वो प्रयोग सही भी पाया गया। हालांकि उसकी क्लिनिकल ट्रायल होने अभी बाकी है, लेकिन ये पहले से ही हमें ये बता दे रही है कि किस प्रकार से एआई अलग-अलग बीमारियों के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करके उनके इलाज को संभव बना सकता है। तो आज हम इस प्रयोग के बारे में जानेंगे, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि एआई इस प्रकार से कैंसर के इलाज संभव बना सकता है। तो प्रयोग क्या है? प्रयोग आप किया गया है गूगल एआई रिसर्च ग्रुप, जिसको आप डीप माइंड के नाम से जानते हैं। डीप माइंड ये बहुत बड़े स्तर पर डेटा का प्रयोग करके एक एआई मॉडल विकसित कर सकता है। और जब एआई मॉडल विकसित कर सकता है, तो उससे हमें कई तरह की जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। तो इसने हाल ही में एक मॉडल जनरेट किया जिसका नाम है C2S इसके E2S इसके। ये क्या है? सेल टू सेंटेंस सेल टू सेंटेंस एट स्केल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी कोशिकाओं में जो जीन एक्सप्रेशन है, उस जीन एक्सप्रेशन को सेल सेंटेंस में कन्वर्ट करके हम कोशिकाओं की भाषा को समझ सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन एक प्रक्रिया है। यानी हमारी कोशिकाओं में उपलब्ध या हमारी कोशिकाओं में जो जीन है, उसकी जानकारी का प्रयोग करके हम जीन की जानकारी का प्रयोग करके प्रोटीन या अन्य कार्यात्मक अणु बनाने में सक्षम हो सकते हैं। और जब हम इसको सेंटेंसेस में सेल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके कोशिकाओं की भाषा को समझ जाए और ऐसी कोशिकाओं को की भाषा को समझ जाए जो कि हमें किसी न किसी रोग से ग्रस्त कर सकती है, तो उस रोग से लड़ने के लिए कुछ स्थितियों का भी निर्माण किया जा सकता है, यानी कुछ दवाओं का भी निर्माण किया जा सकता है। तो इस मॉडल में एआई से पूछा गया कि एक ऐसी दवा का नाम बताइए जो कि कैंसर कोशिकाओं की सतह पर उपलब्ध जो एंटीजन है, जो कि पहचान चिन्ह के रूप में काम करते हैं, उनकी दृश्यात्मकता को बढ़ा दे। वस्तुतः कैंसर कोशिकाओं के सामने समस्या क्या होती है कि हमारी जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो अलग-अलग प्रकार के रोग जंतु से, बैक्टीरिया से, कवक से, प्रोटोजोआ से, उनसे लड़ती है। ये तो सारे हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के भीतर भी कुछ खतरनाक कोशिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कैंसर कोशिकाएँ। कैंसर कोशिकाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो धीरे-धीरे बढ़ती रहती हैं और उनका हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको पता ही नहीं लगता। इसलिए हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उससे ही नहीं लड़ उसको पता ही नहीं लगता कि हमारे शरीर में कुछ खतरनाक कोशिकाएँ डेवलप हो रही हैं, कुछ हानिकारक कोशिकाएँ डेवलप हो रही हैं। अगर उसको ये पता लग जाए कि हानिकारक कोशिकाएँ डेवलप हो रही हैं, तो हमारे शरीर की जो T कोशिकाएँ हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो उस पर आक्रमण करके, उस पर हमला करके उसे नष्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन कैंसर कोशिकाओं को आप कह सकते हैं कि बहुत चालाक कोशिकाएँ होती हैं। सामान्यतः ये क्या करती हैं, इनकी सतह पर एंटीजन एक तरह से दृश्यात्मकता उनकी न के बराबर होती है और इसलिए हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उनको पहचान नहीं पाती। तो इस मॉडल में एआई से क्या कहा गया कि उस दवा की पहचान करो जो कि कैंसर कोशिकाओं की दृश्यात्मकता को बढ़ा दे, यानी उनकी सतह पर मौजूद जो एंटीजन है, उनकी दृश्यात्मकता को बढ़ा दे। एंटीजन क्या करता है? एंटीजन हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उकसावा देता है कि कुछ चीज हानिकारक प्रवेश कर गई है और अब एंटीबॉडी के माध्यम से उस पर हमला करने की आवश्यकता आन पड़ी है और हमारे शरीर की अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग रोगों से इसके माध्यम से सुरक्षा हो। तो इस एआई मॉडल में कहा गया कि ऐसे आपको दवा का नाम बताना है जो कि कैंसर कोशिकाओं की दृश्यात्मकता को या उनके एंटीजन की जो दृश्यात्मकता है उसको बढ़ा दे। और इसने उस दवा का नाम बता भी दिया। उस दवा का नाम क्या है? सिल्मी
टेजर टिप, फिल्मी टेजर टिप, इस दवा का नाम बताया। लेकिन इसने कहा कि ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगी, ये तभी काम करेगी जब कैंसर कोशिकाओं के आसपास एक खास प्रकार का प्रोटीन अणु मौजूद, कैंसर जो कोशिकाएं हैं उसके आसपास खास प्रकार का प्रोटीन मौजूद हो, और उसका क्या नाम है, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन कम मात्रा में, इंटरफेरोन कम मात्रा में ये मौजूद हो, क्योंकि इसका प्रयोग क्या किया कि इस जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो एक तरह से इसका प्रयोग संकेत के रूप में करती है, और संकेत के रूप में इसका प्रयोग करके हमारे शरीर की टी कोशिकाएं हानिकारक कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देती है। इसलिए अगर कैंसर कोशिकाओं के पास इंटरफेरोन कम मात्रा में उपलब्ध होगा तो सिल्मिटेसर्टिब उसकी दृश्यात्मकता को बढ़ा देगी। ये इसी प्रकार से है कि आप आवाज को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए जरूरी है कि आवाज मौजूद, जब आवाज मौजूद होगी तभी आप आवाज को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो सिल्मिटेसर्टिब तभी कैंसर कोशिकाओं की दृश्यात्मकता को बढ़ाती है जब उसके आसपास कम मात्रा में इंटरफेरोन मौजूद हो। इस प्रयोग में ये पाया गया। तो एआई से पूछा गया, एआई ने बता दिया, और फिर येल यूनिवर्सिटी ने क्या किया, येल यूनिवर्सिटी ने इसे प्रयोग किया। प्रयोग कहां पर किया, येल यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, उसने प्रयोगशाला में, लैब में इसके संदर्भ में प्रयोग किया कि क्या ऐसा है, ऐसा वास्तव में हो सकता है कि सिल्मिटेसर्टिब का प्रयोग करके अगर कैंसर कोशिकाओं के आसपास इंटरफेरोन मौजूद है तो क्या उनकी दृश्यात्मकता बढ़ सकती है, और ये लैब की प्रयोगशाला में बिल्कुल सही पाया। तो आप देखिए कि एआई ने एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया है। लेकिन अभी इस प्रयोग की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है, सीमाएं ये है कि ये जो प्रयोग किया गया है ये लैब में विकसित खास प्रकार की जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल लाइन है, एंडोक्राइन सेल लाइन है, उसी पर किया गया है। यानी खास प्रकार की जो कैंसर कोशिकाएं हैं उसी पर यह प्रयोग हुआ है। फेफड़े की कोशिका या फेफड़े के कैंसर से संबंधित कोशिकाएं या स्तन के कैंसर से संबंधित कोशिकाओं पर ये जो प्रयोग है, ये सिल्मिडेसर्टिब और इंटरफेरोन से संबंधित, ये कितना काम करेगा अभी इसको सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, और इसलिए अभी इस पर और ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। यानी इसका क्लिनिकल ट्रायल होना बाकी, क्लिनिकल ट्रायल होना इसलिए भी बाकी है कि अभी इस प्रयोग का जो स्वरूप है वो इन विट्रो है। इन विट्रो स्वरूप कैसा है कि प्रयोगशाला की जो प्लेट है उसी में इस पर प्रयोग किया गया है, जो उसकी सेल प्लेट होती है प्रयोगशाला में ही इसका प्रयोग हुआ है। इन विवो प्रयोग नहीं हुआ। इन विवो प्रयोग किस प्रकार का होता है, यानी जीवों पर प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार से चूहे पर या मानव पर इसका परीक्षण नहीं किया गया है। और मानव शरीर की जो संरचना है, हर व्यक्ति की बहुत ही जटिल प्रकार की संरचना है, तो हर व्यक्ति में इस ड्रग का क्या प्रभाव होगा और उस मानव शरीर किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। और इसलिए इसका क्लिनिकल ट्रायल होना भी बहुत जरूरी है। क्लिनिकल ट्रायल जब हो जाएगा तो क्लिनिकल ट्रायल में हम क्या करते हैं, जब किसी दवा का मनुष्य पर परीक्षण किया जाता है तो उससे संबंधित किस प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं उसको भी देखा जाता है, यानी उसकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है, और फिर से प्रयोग किया जाता है, और फिर तुलनात्मक अध्ययन भी लगातार किया जाता है। तो एक क्लिनिकल ट्रायल होना जरूरी है, और इन विट्रो ही स्वरूप है तो ये भी इसकी एक सीमा है। और जैसा कि अभी ये 2-3 चीजें सीमाएं आपको बताई गई हैं, इस तरह की सीमाओं को अगर आप भविष्य में इन सीमाओं को अगर हम इनसे पार पा लें और इस प्रयोग को आगे लेकर के चले तो आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन अलग अलग फील्ड में ला सकता है। और ये फिजियोलॉजी का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रयोग हुआ है, और भविष्य में कैंसर के इलाज में एक क्रांतिकारी भूमिका इसकी हो सकती है। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, गूगल डीप माइंड के C2S स्केल मॉडल ने किस दवा के बारे में भविष्यवाणी की है कि वह कैंसर कोशिकाओं को प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अधिक दृश्यमान बना सकती है।
आपके सामने ऑप्शन है रेमडेसिविर, सिल्मिटेजोलिब, निवोल्यूमेब और डेक्सामेथासोन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।